ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। क्या नाम है जिसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा, बेसिकली आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच के अंदर। किसके अंदर आता है बेटा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच के अंदर आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच में हमने क्या क्या पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच में हमने एक तो इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, और स्टैट्स का मतलब हुआ एट रेस्ट। क्या हुआ इसका मतलब? एट रेस्ट। और ये क्या हुआ? चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स की सबसे पहली ब्रांच, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ना है, चार्ज को रेस्ट पर मान के। किस पे? चार्ज को रेस्ट पे मान के। फिर हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे उसके बाद? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेटा हम चार्ज को मूव करता हुआ मानेंगे। क्या मानेंगे? चार्ज को चलता हुआ कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, जो कि ड्रिफ्ट स्पीड होती है। आगे जाके आप पढ़ोगे भी, ड्रिफ्ट स्पीड निकालेंगे उसमें, ठीक है। इस ब्रांच में हमने पढ़ना है चार्ज को रेस्ट पे, इस ब्रांच में हमने पढ़ना है चार्ज को मोशन में। फिर चार्ज के मोशन में होने से मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। कैसे कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कितना फोर्स लगता है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। फिर हम इसके आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी ब्रांच के अंदर आएगा ये। फिर हम पढ़ेंगे एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम पढ़ रहे थे बेटा स्टेडी करंट, इसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल करंट। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। फिर आएगा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब EMW तब आता है जब चार्ज क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है। जब चार्ज क्या होता है? एक्सेलरेटेड होता है। इसमें हम चार्ज को एक्सेलरेटेड मानेंगे, एक्सेलरेटेड मानकर पढ़ेंगे। क्या मानेंगे? पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चार्ज हमारा क्या है? एक्सेलरेटेड है, ठीक है। मैक्सवेल के कुछ मैक्सवेल ने 3 पोस्टुलेट दिए। उन पोस्टुलेट को शुरू में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हालांकि समझ में ये पूरी ब्रांच पढ़ने के बाद आएंगे। ये पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की ब्रांच पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मैक्सवेल के क्या पोस्टुलेट थे। फिलहाल मैं आपको पोस्टुलेट बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके। मैक्सवेल ने सबसे पहला पोस्टुलेट दिया कि चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोड्यूसेस व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। कि रेस्ट पर अगर चार्ज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बेटा। तीसरा पोस्टुलेट था चार्ज इज एक्सेलरेटेड। इफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है देन इट विल एमिट, वो एमिट करेगा बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस। अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा, अपने अंदर से एनर्जी एमिट करनी शुरू कर देगा, ठीक है। ये मैक्सवेल ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। इन तीनों पोस्टुलेट का आपको समझ में तभी आएंगे जब हम पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास आता है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या चीज़ होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज की जो मेन डेफिनेशन है ना, वो भी आपको पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। मैं आपको लिख के बताता हूँ। चार्ज होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय virtue of it, by virtue of it will experience, by virtue of it charge मैटर विल एक्सपीरियंस, बाय वर्च्यू ऑफ इट विच मैटर, मैटर लिखना ज़्यादा सही होगा, मैटर विल एक्सपीरियंस
और प्रोड्यूस या फिर प्रोड्यूस करे या तो एक्सपीरियंस करे। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके होते हुए मैटर या तो एक्सपीरियंस करे या प्रोड्यूस करे क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स by virtue of which matter will experience और produce इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी कर सकता है, एक्सपीरियंस भी कर सकता है मैटर अगर वो चार्ज है तो, वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है अगर चार्ज है वहाँ पर, चाहे मूव कर रहा हो चाहे रेस्ट पे हो। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चार्ज ये होता है चार्ज। ठीक है बेटा, अब किसी भी बॉडी को चार्ज होने का मतलब क्या है अब ये समझ लेते हैं बेटा। हमें पता है हमारे पास जितना भी मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। और एटम्स के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं एटम्स के बारे में, कि एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और शेल्स होती हैं। और क्या होती हैं बेटा, शेल्स होती हैं। ठीक है बेटा, शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, ये टाइटली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, टाइटली बाउंड। और इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं। एज कंपैरिजन टू दिस लूजली बाउंड होते हैं एटम के साथ। मतलब कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है या न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकलना आसान है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है क्योंकि वो लूजली बाउंड है, और न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकलना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि वो टाइटली बाउंड है। ठीक है, आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की। किस ऑर्डर की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की। और न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की। किस ऑर्डर की, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की। मतलब जहाँ 1 यूनिट एनर्जी चाहिए तो यहाँ 10 लाख यूनिट एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, अब मैटर में बॉडी है, ये मान लो ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। इस बॉडी के न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ, इस बॉडी के न्यूट्रल होने का मतलब हुआ कि जितने इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में, जितने इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में, उतने ही इस बॉडी के पास प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। उतने ही इस बॉडी के पास प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। ठीक है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है, कोई बॉडी चार्ज है मान लो, कोई बॉडी मान लो चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर नहीं रहने वाले। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बराबर रहने वाले नहीं। ठीक है, अगर बराबर नहीं रहने वाले तो हम चार्ज करने के लिए किसी भी बॉडी को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स ही देंगे। किसी एटम को अगर मैं चार्ज करना चाहता हूँ तो उसके ऊपर या तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, या फिर उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा। मैं प्रोटॉन के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी चाहिए। क्योंकि किस ऑर्डर की एनर्जी चाहिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की। तो मैं इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करूँगा या फिर रिमूव करूँगा, इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करूँगा या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूँगा किसी बॉडी को। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मतलब क्या है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये है उस बॉडी के पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में बात करेंगे। ठीक है, उस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। और अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि उस बॉडी का प्रोटॉन ज़्यादा है। हालांकि कंपैरेटिवली तो प्रोटॉन्स ही ज़्यादा है, लेकिन आप प्रोटॉन्स की लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के साथ छेड़खानी करनी मुश्किल है। तो आप बोलोगे उस बॉडी के पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उस बॉडी के पास क्या है बेटा, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी समझ में आया मुझे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी समझ में आया मुझे कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मुझे समझ में आया कैसे होती है। ठीक है, अब आती है बात यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है,
चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की ऐसा यूनिट है बेटा, कूलम। क्या है? कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। CGS में दो तरीके से यूनिट है, एक है ESU और एक है EMU। ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसका दूसरा नाम है स्टैट कूलम। क्या नाम है? स्टैट कूलम। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU का बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसका दूसरा नाम है एब कूलम। क्या नाम है? एब कूलम। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 1 कूलम होता है 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, और या फिर 3 इंटू 10⁹ ESU भी बोल सकते हो। ESU और स्टैट कूलम एक ही चीज़ होती है, मैंने आपको बताया। और 1 कूलम होता है बेटा 1/10 ऑफ EMU। क्या होता है? 1/10 ऑफ EMU। ठीक है। ये 2 यूनिट और बताई मैंने आपको। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट, जो सबसे छोटी जो चीज़ होती है चार्ज के पास, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है चार्ज के पास। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आता है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, लाइफ स्पैन वेरी लेस, लाइफ स्पैन वेरी लेस। मतलब इलेक्ट्रॉन टूटता है क्वार्क्स में, इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स में टूटता है, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए दोबारा क्वार्क्स मिलके क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन ही बन जाता है। तो इसको इसलिए हम पढ़ते भी नहीं हैं। ठीक है। तो इसका जो वो होता है +-E/3 या +-2E/3, इस फॉर्म के होते हैं क्वार्क्स। ठीक है। हालांकि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हालांकि हम इसको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं वाले। लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। जैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन टूटा, मान लो E/3 और 2E/3 में, टूटता ही दोबारा चिपक गया। E/3 और 2E/3 दोबारा मिलके क्या बन गया? E बन गया। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई बॉडी कंडक्टर है या मेटेलिक है, या कोई बॉडी इंसुलेटर है या नॉन मेटेलिक है। ये क्या होता है? ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, चलो इसके बारे में बात करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब मेटेलिक बॉडी, इंसुलेटर मतलब नॉन मेटेलिक बॉडी। चलो, मेटेलिक बॉडी, ठीक है। और इंसुलेटर मतलब नॉन मेटेलिक बॉडी। हालांकि एक कैटेगरी और होती है, नॉन मेटेलिक बॉडी। मेटेलिक के शायद स्पेलिंग रहता है, एनीवेज। ठीक है। कंडक्टर मेटेलिक बॉडी, इंसुलेटर नॉन मेटेलिक बॉडी, या फिर सेमीनेटर भी होते हैं। खैर वो अलग चैप्टर है, हम उसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है। फिलहाल हम कंडक्टर और इंसुलेटर समझते हैं। ठीक है। कोई भी बॉडी अगर कंडक्टर है, कोई भी बॉडी अगर कंडक्टिंग है, तो क्या होगा? उसके पास सबसे पहली बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे होंगे उसके पास? रूम टेम्परेचर पर बात करूं, अगर मैं किस पर बात करूं? रूम टेम्परेचर पर बात करूं, तो मान लो ये एटम्स हैं, ऐसे समझो। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज व्हाट? एम्प्टी। ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है? पढ़ा है कभी? बिल्कुल पढ़ा होगा, याद करो, रदरफोर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है। ये एटम मान लिया और ये न्यूक्लियस है। ये डॉट क्या है? न्यूक्लियस है सेंटर पे। तो मतलब न्यूक्लियस को छोड़ दो, सारा स्पेस एम्प्टी ही है। सारा स्पेस क्या है? एम्प्टी ही है। ठीक है। और शेल्स हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? फ्री। इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री। तो कभी वो ऐसे जा रहा है, 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 कभी ऐसे जा रहा है। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे जा रहा है, 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 ऐसे जा रहा है। ठीक है। न्यूक्लियस के साथ हालांकि टक्कर नहीं मारेगा। ठीक है। फिर मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, फ्री। अब फ्री कैसे है बेटा, वो होता क्या है, मेटल है, मेटल है तो आप ऐसे समझो कि सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 1। तो अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, अपनी स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्टेट पूरा हो जाएगा उसका, क्योंकि इसका बेटा 2 8 1 होता है ना, ऐसे समझो आप। तो अपना ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने अंदर से, तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, अपना क्या पूरा कर लेगा, ऑक्टेट। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद कौन करेगा, रूम टेम्परेचर, कौन मदद करेगा, रूम टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उसका, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे कंडक्टिंग बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन करते हैं। जैसे थर्मोडायनामिक्स में मैंने पढ़ाया था, केटीजी में पढ़ाया था आपको कि गैस मॉलिक्यूल्स चलते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में रैंडम मोशन करते हैं ना, उसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, वो फ्री रहते हैं। ठीक है बेटा। अब इंसुलेटर की क्या कहानी है, इंसुलेटर में नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है तो जैसे मान लो 2 8 और 7 स्थानांक, क्लोरीन नॉन मेटल में आता है, ठीक है ना। हालांकि क्लोरीन की कोई बॉडी नहीं बना रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इस जो जैसे मान लो कोई भी नॉन मेटेलिक बॉडी है, मान लो ये न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन इससे टाइटली बाउंड होता है, फ्री नहीं होता। क्या होता है, टाइटली बाउंड। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, किसके साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ, अपने एटम के साथ इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, वैलेंस शेल के, फ्री नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, किसमें, इंसुलेटर में या नॉन मेटेलिक बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब मैं बात करता हूँ कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करना है। हमने मान लो मैं इंसुलेटर को चार्ज करूँ, नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दूँ और कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दूँ, तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कि ये कंडक्टिंग बॉडी है, क्या ये कंडक्टिंग बॉडी, और ये मान लो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। कैसी बॉडी है ये, नॉन कंडक्टिंग बॉडी। अगर मैं कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दूं तो क्या होगा, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पहले से, हालांकि न्यूट्रल बॉडी है, मान लो पहले ये न्यूट्रल बॉडी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन प्रोटॉन्स भी बराबर के हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, ऐसा समझो। मैं इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ बाउंडेड, यहाँ फ्री नहीं है, अपने अपने न्यूक्लियस से, अपने अपने एटम से इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड। और यहाँ क्या है बेटा, फ्री। तो जब मैं यहाँ पर एक्सेस चार्ज देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सामने से एक्सेस चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सारा एक्सेस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन की वजह से दूर जाएंगे ये। और कितना दूर जा सकते हैं मैक्सिमम, ये सरफेस तक जा सकते हैं, सरफेस पे आके ये और दूर जा नहीं सकते, तो स्टेबल हो जाएंगे। तो सारा एक्सेस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, कंडक्टर के सरफेस पे। मैं एक्सेस चार्ज जो प्रोवाइड करता हूँ, एक्सेस चार्ज प्रोवाइडेड टू कंडक्टर will appear on the surface of conductor, on the surface of conductor। जो भी मैं एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करता हूँ बेटा, वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है, कंडक्टर के सरफेस पर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करते हैं। रिपल्शन की वजह से कहाँ तक चला जाता है, कहाँ तक जा सकता है चार्ज, मैक्सिमम सरफेस तक आ सकता है, और तो आगे जा नहीं सकता ना, मीडियम ही नहीं है। नॉन कंडक्टर में क्या होता है, नॉन कंडक्टर में अगर मैं एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन के बुक हैं, ये किसके बुक हैं, इलेक्ट्रॉन के बुक हैं। तो ये चार्ज अंदर रुकेगा, ये चार्ज क्या होगा, अंदर चला जाएगा नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। जैसे मान लो ये एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एटम ने बाइंड कर लिया अपने पास, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये एटम है, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन थे, इसने और इलेक्ट्रॉन बाउंड कर लिया, इलेक्ट्रॉन का बुक आना है, ठीक है।
तो यहाँ पर चार्ज सरफेस पर नहीं आता है और यहाँ पर एक्सेस चार्ज किस पर आता है, सरफेस पर आता है। यहाँ सरफेस पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एटम्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की भूख है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वो ले लेंगे, अंदर बाइंड करके रखेंगे वो, ठीक है। ये पहले से ही छोड़ रहा है चार्ज, छोड़ रखे अपने इलेक्ट्रॉन को, और ऊपर से मैं और दे दूं तो क्या होगा, रिपल्शन ही तो होगा। तो क्या होगा, रिपल्शन ही तो होगा। ये तो नेगेटिव चार्ज से मैंने समझाया। अब मैं आपको पॉजिटिव चार्ज से यही बात समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, और मैं क्या दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। देखो पहले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, और उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। शुरू में तो न्यूट्रल थी। अब जब मैं डेफिशिएंसी प्रोवाइड करूंगा तो ये सारी डेफिशिएंसी, ये सारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। डेफिशिएंसी दूर दूर भागेगी, क्या करेगी, दूर दूर भागेगी। डेफिशिएंसी दूसरी, भाई इसके पास भी कुछ नहीं है, इस अंदर पहुंच गया मान लो ये, और ये इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। डेफिशिएंसी है ना ये, तो क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे। क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे, तो सारा चार्ज फिर से कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ऐसे पॉजिटिव चार्ज की भाषा में भी समझ सकते हो आप। भाई एक डेफिशिएंसी दूसरी डेफिशिएंसी को अट्रैक्ट थोड़ा कर लेगी, रिपेल ही करेगी ना, ठीक है बेटा। तो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, तो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज भी किस पर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक्सेस पॉजिटिव चार्ज किस पर चला जाएगा, अंदर ही रहेगा। क्या करेगा, अंदर ही रहेगा। आप पॉजिटिव चार्ज दो किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को तो वो अंदर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, नॉन कंडक्टिंग बॉडी को अगर आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो क्या रहेगा, वो अंदर ही रहेगा, वो लूजली बाउंड नहीं होगा। वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग है ना, क्या है वो, नॉन कंडक्टिंग। इसके पास फ्री चार्ज तो होता नहीं, ठीक है। तो डेफिशिएंसी अंदर ही रिसाइड कर जाएगी, डेफिशिएंसी अंदर ही रहेगी बॉडी के, रिपेल करेगी, लेकिन रिपल्शन की वजह से इतनी इनके पास एनर्जी नहीं होगी कि ये बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये केस हुआ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करने का इलेक्ट्रॉन्स के साथ और पॉजिटिव चार्ज करने का, ठीक है। ये हमें समझ में आया कि एक पॉइंट हमने आज सीखा, क्या सीखा, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रुकेगा। अगर कंडक्टर को मैं एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करूंगा, चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करूं, चाहे मैं नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करूं, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, कंडक्टर के सरफेस पर आ जाएगा। और नॉन कंडक्टर को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करूँ या नेगेटिव चार्ज अप्लाई करूँ, ठीक है, उस बॉडी के अंदर, तो वो अंदर ही रहेगा, वो आउटर सरफेस पर नहीं आएगा, वो आउटर सरफेस पर नहीं आएगा। हमने एक ये की पॉइंट सीखा, ठीक है। और बात करते हैं बेटा, और बात करते हैं थोड़ी सी। देखो चार्ज होता है क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब समझाता हूँ इसको आपको। मैं किसी बॉडी को मैं 50 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, या 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, 500 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ बॉडी के अंदर से मैं, कभी नहीं। क्या 550 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, क्या 625.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, कभी भी नहीं। क्या 625.5 इलेक्ट्रॉन में दे सकता हूँ किसी बॉडी को, कभी भी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि चार्ज क्या है, यानी चार्ज क्यू सिंबल है इसका, चार्ज का N×E और प्लस माइनस। किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी बॉडी पे अगर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, वो बॉडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो n तो इंटीजर ही होगा ना यार, फ्रैक्शन थोड़ी ना हो सकता है। तो n क्या होगा, n इज इंटीजर, n इज इंटीजर। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज की कितना चार्ज है, 1 कूलम। n मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। E 1 कूलम पे 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, तो n की वैल्यू आ गई
1/1.6 इंटू 10 की पावर 19 चला गया ऊपर। ठीक है, तो इसको कर दो 10 और इसको कर दो 18, तो ये हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी को ये फ्रैक्शन तो नहीं नजर आ रहा कि सर 0.25 है भाई, आगे 10 की पावर 18 भी लिखा हुआ है, 625 कर दो, 10 की पावर 16 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस बात से? चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कोई भी स्केलर क्वांटिटी कैसे मैथ्स को ओबे करती है? डायरेक्ट अलजेब्रिक सम होगा, डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर सकता हूँ मैं, डायरेक्ट मैं अलजेब्रिक सम कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला, मान लो कि ये बॉडी है, ढंग से समझना, मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन इसको और प्रोवाइड किए गए, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए गए। हाँ जी, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज है? इस बॉडी पे कितना चार्ज है? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉडी पे तो -3 चार्ज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इस बॉडी पे तो -4 ही चार्ज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से निकल गए तो +2 ही चार्ज हुआ। तो टोटल कितना हो गया बेटा? -7 और 2 -5। तो डायरेक्ट अलजेब्रिक सम किया ना, देखो आपने, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। डायरेक्ट आपने क्या किया? अलजेब्रिक सम किया। डायरेक्ट आपने क्या किया? अलजेब्रिक सम। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। और वो तो बिल्कुल ही बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं। 2 सेम चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? रिपेल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आगे आगे और बातें करेंगे हम। चार्ज क्वांटाइज्ड हुआ। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट। एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की, चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो आगे जाके आप मॉडर्न में पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, इन मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ोगे कि मास स्पीड के साथ बदलता है। मास स्पीड के साथ करता है, बदलता है, और उसका रिलेशन होता है m = m0 अपॉन 1 - v²/c²। जब कोई भी बॉडी, मान लो ये m0 रेस्ट मास है, मान लो इस बॉडी का मास, रेस्ट मास कितना है? m0, मतलब ये रुकी चुपचाप से 0 स्पीड से है, यानी v की वैल्यू 0 है, तो मास की वैल्यू कितनी है? m0। ठीक है, अगर ये बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी तो इसी का मास इन्फानाइट हो जाएगा। इसी का मास क्या हो जाएगा? इन्फानाइट, क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट है। अगर यहाँ c डालूंगा तो c² से c² कट गया, 1 - 1 0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फानाइट। किसको टेंड करेगा? मास इन्फानाइट। तो मास बदलता रहता है स्पीड के साथ साथ, लेकिन चार्ज नहीं बदलता। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज विल नॉट चेंज, चार्ज विल नॉट चेंज विद स्पीड ऑफ लाइट, विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज चेंज नहीं होता बेटा। ठीक है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या है बेटा? इनवेरिएंट। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए चार्ज की। तो हमने पढ़ा चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज इनवेरिएंट है। चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो तो आपको पहले से ही पता है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है बेटा। ठीक है, मेटलिक बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, और चार्ज करते हैं तो मेटलिक बॉडी में चार्ज आउटर सरफेस पे क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों होते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट
कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे क्या होते हैं, फ्री। और नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, नॉन कंडक्टिंग बॉडी में ऐसा नहीं होता। वहाँ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उल्टा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है, चाहिए होते हैं। तो क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा। तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज रुकता है और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज रुकता नहीं है। चार्ज रिपेल हो के किस पे आ जाता है, आउटर सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब नॉर्मल कंडीशंस में होता है। किस में होता है, नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। बेटा ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे बड़ी बात, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज कंजर्व होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड आपको पता है वर्ड, अलग हो जाना, कोई अलग सिस्टम पड़ा है जिसका बाकी दुनिया से कोई और लेना देना नहीं है, उसका चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ऐसे ही सिंपल बोल रहा हूँ, मैं अगर डाटा कैलकुलेटेड डाटा से बात नहीं कर रहा, मान लो इसमें 6 कूलम चार्ज था और इस पर -4 कूलम चार्ज था, ठीक है। किसी तरीके से मैंने इन दोनों बॉडीज़ को टच वच कराया, कुछ भी हुआ, तो इस बॉडी का चार्ज इसमें गया, इस बॉडी का इसमें भी जा सकता, तो मैंने मान लिया इस बॉडी पे चार्ज आ गया 3 कूलम। तो इस बॉडी पे कितना आएगा बेटा, इस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो मान लेते हैं x कूलम होगा। तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इनिशियल चार्ज कितना था, 6 कूलम और -4 कूलम, चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल 3 कूलम प्लस x कूलम, ठीक है। तो 2 में से 3 का कितना आ गया, -1 कूलम, सॉरी, चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल, तो x की वैल्यू आ गई -1 कूलम। कितनी आ गई, मतलब इस पे -1 कूलम चार्ज है। चार्ज इज कंजर्व्ड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज कंजर्व्ड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम कब नहीं होगा जी, ये लो, जैसे मान लो ये बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी है, मान लो इस पे 6 कूलम चार्ज है। अब इस बॉडी को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। अर्थ भंडार चार्ज रख सकती है अपने पास और भंडार चार्ज दे सकती है अपने अंदर से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिंक और सोर्स है अर्थ चार्ज का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाएगा। पहली बात तो क्यों फ्लो होता है वो आगे तक मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अर्थ का पोटेंशियल हम अज्यूम करते हैं कि 0 है। पोटेंशियल का सिंबल V होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 हम अज्यूम करते हैं, और इस बॉडी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। जैसे ही कनेक्ट होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। ऐसा समझो, फिलहाल आप ये समझो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, किसी भी चार्ज के फ्लो करने का कारण क्या है, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, आपको ये बात समझनी होगी, ठीक है बेटा। तो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल 0 है। तो जब मैंने कनेक्ट करा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज करेगा, फ्लो करेगा, तो चार्ज सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा। अब इस बॉडी पे कितना चार्ज बचेगा, 0। कितना बचेगा, 0। तो इनिशियल बॉडी पे कितना चार्ज था, 6 कूलम, फाइनल चार्ज कितना बचा, 0 कूलम। तो यहाँ चार्ज थोड़ा ना कंजर्व है, क्यों नहीं कंजर्व है, क्योंकि यहाँ सिस्टम आइसोलेटेड नहीं, अर्थ आ गई ना बीच में, यहाँ सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, क्या आ गई बीच में, अर्थ आ गई, ठीक है। तो चार्ज कब कंजर्व है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा आइसोलेटेड सिस्टम कैसे और क्या, ठीक है। आगे और डिटेल में और पढ़ेंगे हम पोटेंशियल क्या होता है, चिंता वाली कोई बात नहीं। सिंपल आप ये समझो कि 2 बॉडीज़ के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और अगर आप उनको बीच में मीडियम दे दो, ठीक है, कि चार्ज फ्लो हो सके किसी तरीके से, ठीक है। हवा में से तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, हवा में तो चार्ज उठ के हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ मीडियम प्रोवाइड कर दो अगर आप, तो चार्ज उठ के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतना आप समझो फिलहाल के लिए। लेकिन किस चीज़ की ज़रूरत है, मीडियम की। जैसे मैंने यहाँ तार लगाई, कंडक्टिंग तार लगाई, क्या तार लगाई, कैसी तार लगाई, कंडक्टिंग, ठीक है। या टच कर दूँ तब भी मीडियम हो गया, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, चार्जिंग करने के मेथड्स क्या हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट 3, फ्रिक्शनल चार्जिंग,
चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और भी होते हैं, थर्मो आयनिक चार्जिंग होती है, ठीक है ना, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम चार्जिंग करते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन वो अलग अलग हम चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे। लेकिन 3 हमने फिलहाल मेन पढ़ने हैं, कौन कौन से? फ्रिक्शनल चार्जिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी हमने इंट्रो लिया है, चार्ज क्या होता है हमें ये पता चला, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है हमें ये पता चली, चार्ज की यूनिट्स क्या है हमें ये पता चली, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं हमें ये पता चला हल्का हल्का, बस अभी तक हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और डिटेल में बातें करेंगे बाकी सारी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।